हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक पाठक एक बार फिर नई वीडियो नए लेक्चर के साथ। जहाँ तक मेरी उम्मीद है, अगर हम ये लेक्चर को लेकर के आगे चलना शुरू करें तो मैं मानता हूँ कि आपने पिछले सारे लेक्चर, पिछली सारी वीडियोस देख ली होंगी। देखिए, पिछला जो लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यानी कि चार्ज अगर हमारा किसी पर्टिकुलर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है किसी एक पॉइंट पर न हो करके, क्योंकि उस टॉपिक से पहले हम बेसिकली किसको डिस्कस होते, चार्ज हमारा किस पर होता था, किसी पॉइंट पर। ठीक है, अब वो चार्ज पॉइंट पर ना होकर के किसी लाइन पर हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज अगर किसी वॉल्यूम में प्रेजेंट है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यानी कि चार्ज पॉइंट पर न हो करके लाइन, सरफेस या वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर कोई दूसरा चार्ज रखा है, उस पर फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, या इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करें, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो में समझा रहा था। ठीक है, वहां पर जो आपको समझाया गया उसको एक डेरिवेशन न समझ करके एक मेथड समझें कि अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए और आपको फोर्स या इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। यदि हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लाइन पर हो सकता है, वो सरफेस पर हो सकता है, वो वॉल्यूम में हो सकता है, तो हमें क्या करना होता था, हमें एक एलिमेंट लेना होता है पूरे, है ना, पूरे चार्ज को ना लेकर के, सारे चार्ज को जो लेंथ, सरफेस या फिर वॉल्यूम में है, उसका एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। और उस छोटे से एलिमेंट पर जितना भी चार्ज होता है, जिसको जनरली हम dq से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वजह से हम उस पॉइंट पर इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते थे। और जब उसके लिए निकल के आ जाता था तो फिर हम उसको लिमिट लगा करके इंटीग्रेट करते थे, तो पूरे के पूरे लेंथ, सरफेस या वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें इंटेंसिटी या फोर्स कैलकुलेट हो जाता था। ठीक है, कई बार बातें कहने में आसान होती हैं लेकिन समझने में थोड़ी सी टफ होती हैं। तो उसी चीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कि कैसे हमको लीनियर चार्ज या सरफेस चार्ज या वॉल्यूम चार्ज के क्वेश्चंस को करना चाहिए, हमने एक यहाँ पर न्यूमेरिकल लिया है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 30th क्वेश्चन है, जो कि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है किसकी वजह से, ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर, यानी कि लीनियर चार्ज हो गया, है ना। और लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको यहाँ पर गिवन है, दैट इज व्हाट द लैम्डा, और पीछे लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ। गॉस लॉ इस चैप्टर में आगे आएगा, है ना। वो भी एक तरीका है सेम क्वेश्चन को करने का, जैसे कि आप देखेंगे बहुत इजीली, जितना कॉम्प्लिकेटेड हमको यहाँ लगेगा उसको बहुत इजीली, बड़ा आसानी से हम वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। फिलहाल हमने, देखिए, हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ रखा है। अब आपको मैं बता दूं कि हम इसमें करने वाले क्या हैं। देखिए, कहीं पर भी इंटेंसिटी या फोर्स निकालने के लिए हमारे पास अभी तक दो ही चीजें हैं, एक है कूलॉम्स लॉ और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है कि नहीं। इन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर भी एक बार मेरे साथ आप इसको समझेंगे। देखिए, आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास एक लेंथ है, एक वायर है, ठीक है ना, एक वायर है, लाइन है।
जिस पर कि चार्ज जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी लेंथ कितनी है वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बस हमको गिवन है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि हमको ये गिवन है कि 1 यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा वो हमको इसके थ्रू दिया हुआ है। लेकिन होल लेंथ पर कितना चार्ज होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं तब जब हमको लेंथ गिवन हो। फिलहाल हमको ये गिवन है कि हाँ एक लेंथ है, कितनी है नहीं पता, उसके ऊपर चार्ज है और उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। ठीक है, अब हमें इसके आसपास, जैसे कि मैंने मार्क कर लिया, ये कोई एक है पॉइंट P। ठीक है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अगर देखिए भाई, अगर कहीं चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसके सराउंड में क्या जरूर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको देखेंगे, है ना। सब कुछ आपको बहुत आराम से स्लोली समझना पड़ेगा और समझ में भी आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम हमारे चार्ज जो हमको गिवन है इसको एक कार्टेशियन प्लेन में पुट करेंगे। ठीक है, चीजें आसान हो, हम ठीक से कैलकुलेट कर पाए, इसके लिए हम इसको किस में पुट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में पुट करेंगे। कार्टेशियन प्लेन का मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो देखिए, ये दिस इज व्हाट, ये मैंने जो ड्रॉ किया ये हो गया वाई एक्सिस। एक एक चीज को समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा इसमें। ये हो गया हमारे पास, दिस इज व्हाट द वाई एक्सिस, ओके, है ना। और ये हो गया एक्स एक्सिस। देखिए हमने इस तरह से इसको यहां पर यूज कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन को, कि हमारा जो वायर है या हमारा जो लीनियर चार्ज है वो किसके ऊपर आ जाए, एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है कि नहीं। एक चीज और जो यहां पर हमको ध्यान देनी है, किस तरीके से हम कर रहे हैं यहां पर, कि हमारा लीनियर चार्ज एक्स एक्सिस के ऊपर आए और इस तरह से आना चाहिए और पॉइंट किसके ऊपर आ जाए जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वाई एक्सिस के ऊपर। ये क्या हो गया, ओरिजिन। और इस तरीके से आए कि आधा चार्ज, हाफ चार्ज तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो और हाफ चार्ज किस पर हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हो। ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने हमारे लीनियर चार्ज को, है ना, कहां पर पुट कर दिया, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर पुट कर दिया, कार्टेशियन प्लेन में पुट कर लिया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आपको क्या मेथड सिखाया गया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, कि सबसे पहले आपको एक एलिमेंट लेना है और उस एलिमेंट के लिए, है ना, एक एलिमेंट लेना है और उस एलिमेंट के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और देन फिर क्या करना है, होल चार्ज के लिए उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो देखिए उसी तरीके से, उसी चीज को फॉलो करते हुए हमने ओरिजिन से x डिस्टेंस पर यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, दैट इज व्हाट द dx। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, दैट इज व्हाट dx। dx के ऊपर चार्ज भी कितना होगा, dq होगा। dx के ऊपर चार्ज कितना होगा, dq। स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल चार्ज उसके ऊपर होगा। अब इसकी वजह से इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। आपको मालूम है ना, पॉजिटिव चार्ज, अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज होता था तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसे होती थी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ को। और अगर नेगेटिव चार्ज होता था तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होती थी, इनवर्ड, चार्ज की तरफ को। ठीक है, तो उसी चीज को, उसी कॉन्सेप्ट को, कन्वेंशन को फॉलो करिए। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी, ये पॉइंट और इसको ज्वाइन करिए, इसको, और इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी, बाहर की तरफ को होगी, दैट इज व्हाट द बीई वेक्टर। मान लीजिए ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा, यहां से इस P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट द वाई, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, आर।
उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम वाले। चलिए अब बात करते हैं इस डीई वेक्टर की। क्या है डीई वेक्टर, एक बार फिर बता देता हूं। आपने क्या किया, जो आपका लीनियर चार्ज था उसको आपने एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, राइट साइड में एक्स डिस्टेंस पर छोटा सा एक एलिमेंट दिया, dx के ऊपर चार्ज है dq, और उस dq के लिए आपने पॉइंट p पर क्या कैलकुलेट कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे अभी हमने डायरेक्शन दिखाई है। अब इसकी वजह से क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है नहीं। तो देखिए जरा डीई की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, डीई की वैल्यू को हम यहां पर रख रहे हैं। सो डीई क्या हो जाएगा आपके पास, मैंने आपको बताया था किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको चार्ज चाहिए और चार्ज से डिस्टेंस चाहिए। बात समझ, यानी कि मान लीजिए ये पॉइंट है, पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमको इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं चार्ज होगा, और उस चार्जेस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि चार्ज चाहिए और चार्ज से क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कि ये हो जाएगा dq अपॉन में क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट द आर स्क्वायर। दोस्तों बात समझ में आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपको जरा यहाँ पे बताते हैं, आपको गिवन था आपको लैम्डा, वो क्या होता है dq अपॉन में, है ना, dl लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चार्ज हमने x एक्सिस पे लिया हुआ, इसलिए क्या लिखेंगे dx, यानी कि चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू dx, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो de के dq की वैल्यू हो गई लैम्डा dx, अच्छा साथ ही साथ r की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, r की वैल्यू r स्क्वायर की pts से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इस वैल्यू को भी यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज व्हाट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ रही है। क्या किया आपने, इस एलिमेंट की वजह से इस पर डायरेक्शन तो वहां ड्रॉ कर दी और वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। लेकिन देखिए सुनिए, जैसा एक एलिमेंट आपने राइट में लिया, ठीक उसी तरीके से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है नहीं, ठीक उसी तरीके से उतने ही डिस्टेंस पर x डिस्टेंस पर इधर यहां भी एक एलिमेंट होगा, दैट इज व्हाट द dx, और उसके ऊपर भी उतना ही चार्ज होगा dq, और उसकी वजह से इंटेंसिटी ये dE। अब देखिए इस dE की और इस dE की सब कंडीशन सेम है, बस ये राइट में और ये लेफ्ट में है। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो भी यही आएगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो भी क्या आएगी, यही आएगी, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा, और ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा। तो क्या करेंगे, नाउ आपके पास क्या है, डीई वेक्टर, इस डीई वेक्टर को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो 11th में करते थे, करेंगे रिजॉल्व, तो क्या आएगा, एक कंपोनेंट आएगा डीई कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आएगा डीई साइन थीटा, ठीक है। करिए यहाँ पर मेरे साथ रिजॉल्व, देखिए इसको रिजॉल्व करिए पहले, तो ये क्या आ गया आपके पास, डीई कॉस थीटा, और इधर क्या आ गया, डीई साइन थीटा, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, डीई साइन थीटा, इसको रिजॉल्व करेंगे तो देखो इधर क्या आएगा, डीई कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, डीई साइन थीटा, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सब कुछ सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई, ठीक है ना। और डी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यहां पर एक एलिमेंट लिया था तो इसका फील्ड कितना आया, डीई, आपने इसके दो कंपोनेंट करे, कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट बच गया, साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया। तो किसी एक एलिमेंट की वजह से सिर्फ कितना फील्ड मिल रहा है, डीई कॉस थीटा, ठीक है राइट। तो फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की वजह से कितना फील्ड मिल रहा है, दैट इज व्हाट द डीई कॉस थीटा। बात को समझिएगा, है ना। अब आपको मान लीजिए फील्ड कैलकुलेट करना है, फील्ड एट P ड्यू टू होल लेंथ की वजह से कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे,
है ना, ये हो गया आपका E इज इक्वल टू होल लेंथ के लिए कर रहे हैं। तो क्या बताया था आपको, शुरुआत में ही बताया कि पहले छोटे एलिमेंट के लिए निकालते हैं और जब वो आ जाए, जैसे छोटा एलिमेंट लिया, इसका फील्ड इंटेंसिटी निकाली डी कॉस थीटा गई, जब वो आ जाए तो फिर पूरी लेंथ के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे विद प्रॉपर लिमिट्स। तो क्या प्रॉपर लिमिट्स होंगी, हमारा चार्ज कहां से है, लेंथ कहां से स्टार्ट हो रही है, माइनस इन्फिनिटी से, और कहां तक जा रही है, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। एक एक टर्म को समझना होगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू यहां पर हम इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखिए सुनिएगा जरा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस हाफ लेंथ की आएगी उतनी ही इसकी आएगी। तो हम क्या करें, इसको निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल चार्ज के लिए आ जाएगा। एक बार फिर सुनो, हमारा जो चार्ज है वो हाफ चार्ज इधर है और हाफ चार्ज इधर है। अब जितना इंटेंसिटी, जितनी वैल्यू फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी वजह से आएगी उतनी ही इसकी वजह से आएगी, और सबकी डायरेक्शन कहां होगी, कॉस कंपोनेंट बचेगा सबका। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कैलकुलस में आप पढ़ेंगे 12th में, अभी नहीं पढ़ा होगा, ये प्रॉपर्टी है कि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसके लिए इधर के लिए इंटीग्रेट कर लें और देन पूरे रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा आपके पास डी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही होगी। अब E है ना, यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 से इन्फिनिटी डी ई की वैल्यू आपने निकाली हुई है के लैम्डा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं लेक्चर, तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को पॉज करते रहो, यहाँ तक नोट कर लें, ठीक है। हम इससे आगे स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको नेम देता हूँ, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर 2 से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जो डायग्राम यहाँ पर है ना उसको थोड़ा सा देखते हैं और कुछ वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में। देखिएगा डायग्राम की तरफ। डायग्राम में आपको क्लियर दिखना चाहिए डायग्राम में। देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल को देख लीजिए, तो आपको दिखना चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y tan थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करिए, तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू y tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में है ना, इक्वेशन नंबर 2 में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। e इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट वैल्यूज उनको बाहर लिख सकते हैं, e 2 के लैम्डा, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये dx की जगह पर अपन लोग क्या लिख सकते हैं, dx की जगह लिख सकते हैं y sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं y tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहां पर ये क्या हो गया, cos थीटा। सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है। आराम से देखें, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, क्या किया, dx की जगह पर देखिए पुट कर दिया y sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और x की जगह पर वैल्यू पुट कर दी, ये रही x की वैल्यू, x इज इक्वल टू y tan थीटा। तो dx की वैल्यू पुट कर दी और x की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। उससे आगे सॉल्व करो अब। तो e इज इक्वल टू 2 के लैम्डा, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूं। क्यों नहीं लगा रहा हूं, वो लिमिट भी मैं आप लोगों को है ना एक साथ समझाऊंगा, क्योंकि अब हमारा ऑपरेटर चेंज हो रहा है। पहले यहाँ किस में इंटीग्रेट कर रहे थे, dx में, और अब किस में इंटीग्रेट करेंगे, d थीटा में। तो पहले यहाँ किसकी लिमिट थी, x की, और अब किसकी लिमिट आएंगी, थीटा की, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ लिमिट भी चेंज होंगी, है ना। तो ये यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, y sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इसमें से सॉल्व करेंगे तो देखिए y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
है ना, और ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा ही होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक y से एक y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2k लैम्डा अपॉन y और इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा। चलिए अब आपको इस इंटीग्रेशन की महिमा बताते हैं, सही है कि नहीं, कि अब लिमिट कहां से कहां तक लगेगी। देखो पहले कहां से कहां तक लग रही थी, पहले लग रही थी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यहां से 0 स्टार्ट हो रहा था, इधर से इसको कर रहे थे, यहाँ x की, देखो यहाँ अगर आप x की वैल्यू देखेंगे ओरिजिन पर तो क्या होगी 0, और जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे तो x की वैल्यू क्या हो, कहां तक पहुंच गई, प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक x की वैल्यू पहुंची। ठीक, अब लेकिन जब वो तब था, लिमिट तब लगा रहे थे जब यहाँ dx था, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, अभी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। देखो क्या होगा, मैं समझाता हूँ आप लोगों को, देखिए बहुत इजी है। ये हमारा चार्ज है, ये देखिए ये हमारा चार्ज है, ठीक है। अगर हम देखिए यहाँ पर ये है हमारा पॉइंट P, अगर यहीं पर है तो एंगल कितना बनेगा, ये ओरिजिन हो गया, एंगल कितना बनेगा 0। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, तो जैसे जैसे जब देखिए आपको समझा दूं, जब x की वैल्यू 0 है तो थीटा बराबर भी कितना है 0 है। लेकिन जब x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, प्लस π/2, यानी कि कहां तक पहुंचेगी 90 तक। जैसे कि एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और लगभग लगभग क्या हो जाएगा 90 तक हो जाएगा। देखिए जरा, जब x बराबर 0 था, x इक्वल टू 0 है, तो हम कहां पर हैं, ओरिजिन पर हैं, और ओरिजिन पर कितना एंगल होगा 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी हम ओरिजिन से दूर जाएंगे, ओरिजिन से दूर जाएंगे तो एंगल भी बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते जब x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी तो एंगल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, π/2 के नियर अबाउट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर π/2। सो ऊपर से लेकर के नीचे तक लिमिट लग गई 0 से π/2, 0 से π/2 एंड 0 से π/2, ठीक है। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2k लैम्डा अपॉन में y। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा और 0 से लेकर के π/2, ठीक है। तो E इज इक्वल टू E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन y, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, लिमिट पुट करना आप लोगों को आता होगा। अब यहाँ पर E इज इक्वल टू 2k की वैल्यू 1/4πε0 इंटू लैम्डा अपॉन y, तो 2 2 या 4, तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2πε0 y। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया। क्या कंडीशन थी, ये हमारे पास क्या था, एक लीनियर चार्ज था, ये पॉइंट P था, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना लिया था y, तो इस पॉइंट P पर ये हमारे पास एक लीनियर चार्ज हो गया, इसकी डेंसिटी क्या थी लैम्डा, डेंसिटी क्या थी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई लैम्डा। इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना था y, तो कितनी इंटेंसिटी होगी, ये रिलेशन हमने निकाल लिया। कितनी वैल्यू होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू y। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आप अपनी नोटबुक में नोट करें और वीडियो को देखते जाएं, नोट करते जाएं, फिर एक बार देख लें, फिर खुद से कहीं एक दो बार समझें, तब जाकर के आपको ये मेथड समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या तरीका होता है। अच्छा, इसमें हमने क्या लगाया, कूलॉम्स लॉ लगाया। कूलॉम्स लॉ क्या था, जहां हम डीई की वैल्यू निकाल रहे थे, है ना, डीई के वो तो क्या था, कूलॉम्स लॉ था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो चार्ज था उसकी वजह से हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे। और जब हमने उसको रिजॉल्व किया, कौन किसमें ऐड हुआ और कौन किसमें कैंसल आउट हुआ, यही तो क्या था, सुपरपोजिशन था, वेक्टर सम था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कूलॉम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हमने यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा।
है।